नमस्कार दोस्तों, तानाजी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष राय आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स का सीज़न लेके आऊँगा। डेली क्लास आपकी 10 क्वेश्चंस होंगे जो डेली आपके क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट, उसे मैं लेके आऊँगा, हर रोज़ लेके आऊँगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और तानाजी आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ के अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस को, जो आज के न्यूज़ थे उसको। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा इस टाइम। कि पहला क्वेश्चन है आपका, ओपन एपीआई सेवा की शुरुआत की गई। ओपन एपीआई सेवा की शुरुआत की गई और उसके कथन है कि आरोग्य सेतु ने लोगों, व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करने के लिए एक नई ओपन एपीआई सेवा की शुरुआत की। तो आपके पहला क्वेश्चन है ये, और पहला कथन है कि आरोग्य सेतु ने लोगों, व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करने के लिए एक नया ऐप लाया है और उस ऐप का नाम ओपन एपीआई सेवा है। ठीक है, तो क्या ये सही है? दूसरा है आपका कथन कि ओपन एपीआई सेवा से कोई संगठन अपने कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की सेहत की स्थिति का पता उनकी डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना लगाने में सक्षम होगा। तो ये दो ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है आप लोगों के लिए कि ओपन एपीआई सेवा जो है कोई संगठन के अपने कर्मचारियों और आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की सेहत की स्थिति का पता लगाने के लिए और गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना ये पता लगाएगा, इसकी डेटा देगा। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं? इसके आप लोग आंसर बताइए, उत्तर दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है एक सही है, दो सही है, तीसरा सभी सही है और केवल एक सही है। ठीक है, तो आज का ये करंट अफेयर है और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाता हूं वो सारा पीआईबी, आरएसटीवी और आपके अलग अलग न्यूज़पेपरों से, द हिंदू से लेकर आता हूं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। और आप यदि करंट का देख रहे हैं, यदि स्थिति आज के टाइम में, तो करंट जो है हर एग्ज़ाम में, आपके समसामयिकी की बात की जाए तो हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होते जा रहा है और पिछले भी एग्ज़ाम में रहा है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना महत्वपूर्ण है कि आप यदि करंट पढ़ते हैं तो समझ लीजिए, यदि करंट को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, समसामयिकी को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो आपका जीएस भी 40% इसी से कवर हो जाता है। तो एक तो ये प्लस आपका जीएस भी कवर करा सकता है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये आप देखोगे। आप यदि इसको फॉलो करते हो 6 महीने, 1 साल लगातार, तो आप देख पाओगे कि आपको कितना ये बेहतर बनाता है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है वो दोनों ही कथन सही है। ठीक है, ओपन एपीआई सेवा की शुरुआत आरोग्य सेतु ऐप ने किया है। ठीक है, किस लिए किया है? कि कोविड-19 के साथ रहने के लिए यह कदम आगे बढ़ाते देख आरोग्य सेतु ने एक अभिनव सुविधा पर काम किया है, जिसे हम ओपन एपीआई सेवा कहते हैं, सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो ओपन एपीआई सर्विस की शुरुआत किसने किया है? आरोग्य सेतु ऐप ने किया है। और इसके तहत इसमें दोनों कथन में आपको बताया गया है कि आरोग्य सेतु ने लोगों, व्यापार और अर्थव्यवस्था को समान स्थिति में लौटने में मदद करने के लिए एक ये ऐप लाया है। ठीक है, दूसरा, कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की सेहत की स्थिति का पता उनकी डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना लगाने में ये ओपन एपीआई सेवा सक्षम होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसे आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ओपन एपीआई सेवा किसने शुरू किया था। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हम देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग उत्तर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक किस राज्य सरकार ने 100% जल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक किस राज्य सरकार ने 100% जल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है असम,
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसके, आप उत्तर बताइए कि जल जीवन मिशन की शुरुआत, और एक चीज और, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के बारे में एकदम अच्छे तरीके से जान लेना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में आपका जल जीवन मिशन में कि कौन से सरकार ने 2023 तक जल नल कनेक्शन प्रोवाइड करने का 100% निर्णय लिया है। ऑप्शन है आपके असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोगों का आने लगा है और इसका जो आंसर है, उत्तर है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट जो उत्तर हम देखें तो इसमें क्या होगा, करेक्ट उत्तर क्या होगा इसका, करेक्ट उत्तर क्या होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है जल जीवन मिशन की घोषणा, एक बार ध्यान दीजिएगा कि जल जीवन मिशन है क्या। ठीक है, आप लोगों को देखना है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 2019 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था ये योजना का शुरुआत। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि 2024 तक पूरे भारत में, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, हर घर में जल नल कनेक्शन प्रोवाइड करना है। कब तक? तो 2024 तक। ठीक है, 2024 तक जल नल कनेक्शन पूरे घर में प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन 2019 में शुरुआत किया गया था और इसका लक्ष्य है कि 2024 तक पूरे भारत में सभी को जल नल कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, जल जीवन मिशन की प्राथमिकता है देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि जल जीवन मिशन होता क्या है, कब आया था। ठीक है, और अभी जो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 100% नल जल कनेक्शन को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, वो कब तक लिया है? 2023 तक लिया हुआ है। ठीक है, इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इस मिशन के तहत ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस मिशन के तहत केवल जल नल कनेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करना है, इसके तहत आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर का जल है, वो जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसका भी पुनर्भरण करने के लिए, ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो है आपके जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और वर्षा जल के संचयन का भी, जो वर्षा जल होता है, जो हमारे वर्षा जल बह के चले जाते हैं नालियों में और वो सीधे नदी में पानी चला जाता है, उसका भी संचयन करने का इस मिशन के तहत जो है इस मिशन के तहत इन तीनों चीज़ों को भी देखा जाएगा और इस पे भी काम किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में विश्व की कुल आबादी का तकरीबन 16% लोग रहते हैं। भारत में विश्व की कुल आबादी का तकरीबन 16% लोग रहते हैं या हिस्सा मौजूद है। ठीक है, जबकि देश में पानी की जो मात्रा है केवल 4% है। तो भारत में विश्व की यदि बात की जाए तो 16% लोग रहते हैं विश्व के, और पानी जो है, जल जो है, वो केवल पीने योग्य जो जल है वो केवल 4% है हमारे देश में। तो सोचिए कि 4% जल को ही 16% लोग पी रहे हैं। ठीक है, और वो भी अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जल जीवन मिशन के तहत 2020 और 21 तक लगभग 30,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़े निवेश के रूप में देखा जा सकता है। तो अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम चलेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि भारतीय में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग है, आप देखिएगा भारत में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया।
तो ऑप्शन है आपके 535 अरब डॉलर, 483 अरब डॉलर, 550 अरब डॉलर, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस पे कमेंट कीजिए कि इसका आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 535 अरब डॉलर। क्या होगा? 535 अरब डॉलर। ठीक है, वर्तमान में जो मैंने अभी न्यूज़ में था आज के, कि वर्तमान में 535.252 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार भारत का है। ठीक है, हमें जानना क्या है इस क्वेश्चन में कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। तो विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंकों में, ठीक है, केंद्रीय बैंकों द्वारा, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं। तो केंद्रीय बैंक द्वारा देश में रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर देनदारियों का भुगतान करने में किया जाता है। ठीक है, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है कि एक केंद्रीय बैंकों द्वारा यह एक धनराशि या परिसंपत्ति होती है जिसे ये लोग रखते हैं। कौन? केंद्रीय बैंक रखता है। और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें उपयोग आता है किसी देनदारी को देने के लिए। जो आप ऋण लिए होते हैं या कोई आयात करते हैं, तो आयात के पैसे को यदि आपको देना होता है तो आप इस चीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भुगतान करने में क्या होता है? पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार एक स्वस्थ देश के लिए, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1991 में जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, उस समय पैसा जुटाने के लिए हमारे देश में ने सोना जो है गिरवी रखा था। ठीक है, सोना गिरवी रखना पड़ा था देश को, और 40 करोड़ डॉलर के लिए भारत को 47 टन सोना रखना पड़ा था। तो हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो हमने क्या किया? 47 टन सोना को गिरवी रखना पड़ा इंग्लैंड में, और हमें पैसा उससे कितना मिला? 40 करोड़ डॉलर। कितना मिला? केवल 40 करोड़ डॉलर हमें उससे पैसा मिला, जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकें। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार उस टाइम नहीं था। तो यदि विदेशी मुद्रा, अब यदि आज की बात किया जाए तो 535 अरब डॉलर की जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यदि हमारे देश से पैसे खत्म भी हो जाएं तो ये जो 535 अरब डॉलर की जो हमारे पास है, इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था 1 साल तक चल सकती है। 1 साल तक सरकार पूरे घर पे बैठा के आपको एक एक लोगों को, हमारे देश को खिला सकती है, बिना काम किए, बिना कुछ किए। तो इतना अभी उसके पास पैसे हैं, हमारे सरकार के पास, कि पूरे देश को 1 साल के लिए बैठा के घर पे खाना खिला सकती है। ठीक है, तो इस लोग आप देखिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार में असेट्स में स्वर्ण भंडार और अन्य रिजर्व शामिल होते हैं, जिनमें से विदेशी मुद्रा असेट सोने के बाद सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। ठीक है, तो IMF जो है हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और वहाँ पे यदि विदेशी मुद्रा भंडार देखा जाए तो सोना के बाद यदि कोई एसेट्स होता है तो वो होता है आपका विदेशी मुद्रा भंडार। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख चुके हैं, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4, और वो होगा आपका कि नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, बताया जा रहा है कि नए चुनाव आयुक्त को किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है राजीव कुमार, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। इसमें बताया गया है, इसका आंसर चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? राजीव कुमार। नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किसके जगह पे? अशोक लवासा के जगह पे। ठीक है, इनके जगह पे, अशोक लवासा के जगह पे नया चुनाव आयुक्त किसे चुना गया? राजीव कुमार को।
तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त किया गया, चुनाव नियुक्त किया गया और यह 1 सितंबर से अशोक लवासा का स्थान लेंगे। ठीक है, अशोक लवासा का स्थान कौन लेंगे? राजीव कुमार। कब से? 1 सितंबर से। ठीक है, राजीव कुमार जो है 1984 बैच के एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अशोक लवासा जो है इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि अशोक लवासा को ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में के उपाध्यक्ष के रूप में भी पदभार ग्रहण करने का इन्हें एक मौका भी मिला है। ठीक है, तो अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ये यहाँ से अपना कार्यकाल खत्म करके अब ये ADB में जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि फिलीपीन स्थित ADB में वो पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ADB ने पिछले महीने एक बयान में कहा था कि ADB ने अशोक लवासा को निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी खंड के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के बारे में यदि हम देखें तो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1946 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, और इसका आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गया था। बैंक की स्थापना 31 देशों के साथ हुई थी और आज जो ADB के पास सदस्य हैं वो 67 सदस्य हैं, जिसमें 48 एशिया देश के हैं और एशिया कॉन्टिनेंट के हैं और आपके 19 सदस्य बाहरी हैं। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त के बारे में यदि हम देखें तो चुनाव आयुक्त जो है, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो आपके भारतीय निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। ठीक है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार कौन होता है? तो चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, तो अब हम आपने देखा अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बात किया जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जब हम उत्तर देखेंगे तो वो होगा आपका, क्या होगा? राजधानी की यदि बात की जाए तो दिल्ली जो है पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। तो NDMC जो है, NDMC में शामिल जो है नॉर्थ डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन आपका ये सेंटर है, जहाँ पे आपके जो लुटियंस का क्षेत्र आता है जिसमें राष्ट्रपति भवन होता है, संसद भवन है, उच्चतम न्यायालय है, उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। ठीक है, NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणी में, खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। लगातार चौथी बार इंदौर जो है पहले स्थान पे, देश का सबसे साफ शहर का खिताब मिला। किसे मिला? तो इंदौर को मिला। तो लगातार यदि बात की जाए तो पहले नंबर पे यदि शहर की बात की जाए तो कौन रहा? इंदौर रहा। ये 5वां संस्करण है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का। 2015 से स्टार्ट हुआ और आज 2020 चल रहा है। तो 2015 में जो पहला था वो कर्नाटक का मैसूर शहर था। उसके बाद से लगातार आपका मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, सेकेंड स्थान पे यदि इस बार देखा जाए तो गुजरात का सूरत है और थर्ड स्थान पे यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र की नवी मुंबई है। तो गुजरात का सूरत, फिर महाराष्ट्र का नवी मुंबई और
पहला संस्करण में आपको मैंने जैसा कि बताया कि कर्नाटक का मैसूरू राज्य है। तो आज के लिए मैं यही 5 क्वेश्चंस लेके आया था। अगले हम जब क्लास में आपसे मिलेंगे तो हम 10 क्वेश्चनों के साथ डेली आपके करंट अफेयर्स को बूस्ट करने के लिए, आपके करंट अफेयर्स को पूरा करने के लिए, आप सोचिए यदि हम 10 करंट अफेयर्स डेली यदि इस क्लास में करते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर्स आप छोड़ के आएंगे। यदि आप 10 करंट अफेयर्स एक दिन में करते हैं तो एक महीने में 300 करंट अफेयर और आपके जो है एक साल में 3600 करंट अफेयर्स होते हैं। और इतना यदि आप पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला है। ठीक है, तो आइए हमारे तानाजी IAS एकेडमी से जुड़िए और यहाँ पे अपने अलग अलग टीचरों, मेंटर से, अलग अलग टीचरों से अलग अलग चीज़ों को पढ़िए और उसको जो है अपने लक्ष्य में तब्दील कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और तानाजी IAS एकेडमी को भी मजबूत बनाइए। इसे भी आप शेयर, लाइक और कमेंट करते रहिए। और इतने देर के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल।